हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। पहली चीज़, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसीज। हमारी जैसे इंडियन करेंसी रुपी है, रुपी को छोड़ के बाकी भी जितने कंट्रीज़ की करेंसी होगी वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। जैसे अगर आप यूएस की बात करें तो वहाँ का डॉलर है, तो वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज फॉर द अदर। जैसे हमारी रुपीज़ है, यूएस की डॉलर है। अब अगर आप देखें कि हमारी रुपीज़ कहाँ स्टैंड करता है डॉलर के सामने, यानी कि $1 इक्वल है हमारे 70 रुपीज़ के। ठीक है, यानी हमारे यहाँ का 70 रुपीज़ और उनका $1 की इक्वल वैल्यू है। अगर आप यूएस जाते हैं तो वहाँ जाके आपको कोई चीज़ अगर $1 की है तो वो आपके 70 रुपीज़ खर्च होंगे उसमें, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट करके जाएंगे। तो इसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये तो एक यूएस की करेंसी के लिए हो गया। कोई भी आप यूके के लिए या किसी और भी कंट्री के लिए जो भी वहाँ की करेंसी है उसके हिसाब से जो रेट होता है कि हमारी करेंसी का और उनकी करेंसी का, तो जो भी रेट होता है हमारी करेंसी का या उनकी करेंसी के हिसाब से उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट ईयर टू ईयर और इवन डे टू डे। ये जो फ्लक्चुएशन होती है बच्चे एक्सचेंज रेट में, वो ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी। ये कभी भी पर डे बाय डे भी चेंज हो सकती है, ईयर बाय ईयर भी हो सकती है। कुछ टाइम तक एक ही रेट रहा, कभी भी चेंज हो गया। तो एक्चुअली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई की फॉरेन एक्सचेंज की, कि उस करेंसी की डिमांड कितनी है और उस करेंसी की सप्लाई कितनी है। ठीक है, तो वो ही जब जैसे आप गुड्स का डिमांड एंड सप्लाई आपने 11th में पढ़ा था, उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज की भी जो डिमांड और सप्लाई है उसके हिसाब से उसका रेट फिक्स होता है। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, ये जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा, इसमें भी जो करेंसी है हमारी, जैसे इंडियन करेंसी है रुपी, अगर बोला जाए करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है या फिर करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब कम होना किसी भी चीज़ की वैल्यू, एप्रिसिएशन मीन्स बढ़ना, एप्रिशिएट बढ़ना उस चीज़ की वैल्यू। ठीक है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? हमारी करेंसी, जो हमारे कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू को कम होना इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि उस करेंसी के मुकाबले, फॉरेन करेंसी जो है बाहर दूसरे देश की जो करेंसी है उसके मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसे बोलेंगे हम करेंसी डेप्रिसिएशन। क्लियर। जैसे मान लो पहले $1 जो था वो 70 रुपीज़ के बराबर था, अब वही $1 74 रुपीज़ के बराबर हो गया। यानी हमारा तो ज़्यादा पैसा 74 अब जा रहा है $1 के लिए, इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है वो पैसे की कम हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो गई, मान लो कम हो गई, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा, क्या क्या चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। पहला, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। अब अगर हमारे देश की पैसे की कीमत कम हो रही है तो बाहर जो कंट्री के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा हमारे यहाँ से सामान खरीदना। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो पहली चीज़ इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। सेकंड, डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट। अब हम कम सामान बाहर से मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें महंगा पड़ेगा। पहले अगर हमें $1.70 का था, अब हमारा वो 74 का $1 हो गया। तो अगर मैं यूएस से कुछ मंगाना चाहूँ तो मेरे लिए ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो इट विल डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट। उनको सस्ता पड़ेगा हमारे यहाँ से कुछ लेना, तो हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा होगा बाहर। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट था। अब अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है बाहर से। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट है तो पैसा हमारे देश में ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी। बाकी फैक्टर्स को नहीं लेते हैं इसमें, क्योंकि नेशनल इनकम में तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, बट अगर उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखा जाए, पैसा एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे इफेक्ट्स पूछते हैं क्या करेंसी डेप्रिसिएशन के, तो आप बोलेंगे
एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है और नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है करेंसी एप्रिसिएशन। ये क्या होता है? एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना। तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो उसे एप्रिसिएशन बोल देंगे। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। जैसे अगर पहले $1 74 का था, अब मान लो वो $1 70 रुपीज़ का हो गया, यानी पहले 74 हमारे ज़्यादा पैसे जा रहे थे $1 के बदले में, अब हमारे कम पैसे जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे इसकी वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएट हो गई। ठीक है, तो अब हमारी पहले ये ज़्यादा महंगा हो गया था हमारे लिए, अब हमारे लिए कम महंगा हो गया। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज़ होना, हमारे इसकी वैल्यू कम होना। ये मैंने डॉलर की टर्म्स में बताया, ये वाला अरेंजमेंट। ओके, अब हम देखें कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, बढ़ी है, तो क्या क्या चीज़ें, इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं। इंक्रीज इन इम्पोर्ट, अब क्या है, हमें दूसरे कंट्री की जो करेंसी है उस वहाँ से हमें इंपोर्ट करना थोड़ा सस्ता पड़ेगा बाहर के मुकाबले, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इंक्रीज इन इम्पोर्ट हो गया। अब क्या है, दूसरे देश को महंगा पड़ेगा हमारे से सामान लेना, तो हमारा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, अब वो जो चीज़ें खरीदेंगे उनकी करेंसी के हिसाब से उन्हें महंगी पड़ेंगी, तो डिक्रीज़ हुआ एक्सपोर्ट हमारा। अब एक्सपोर्ट अगर हमारा डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास कम पैसा आएगा बाहर से, तो नेशनल इनकम हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, नेशनल इनकम सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती है कि आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कम या ज़्यादा हुआ, और भी फैक्टर्स होते हैं, बट इस फैक्टर को अगर लिया जाए तो इट विल डिक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये जो रेट हमने पढ़ लिए, डेप्रिशिएट हुए, एप्रिशिएट हुए, अब ये कितनी तरह के होते हैं, है ना। तो इसमें फर्स्ट आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड। ठीक है, जिसको हम पेगिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये क्यों होता है? फिक्स्ड का मतलब तो इस नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स हो गया। ठीक है, अपने आप डिमांड और सप्लाई के हिसाब से नहीं हुआ, फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट ने कि भाई ये रेट है, हमारे $1 का इतने रुपीज़ के बराबर माना जाएगा, तो ये रेट फिक्स हो गया। इसका पर्पस क्या है? इससे ये होता है कि टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। अब जितना भी ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरे में, तो अब रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अगर होते हैं तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होने के चांसेस होते हैं कि भाई आज उन्होंने ख़रीदा था तो कम रेट था, कल लेकिन जब उन्हें डील वील फाइनल हुई, सामान भेजा तो महंगा हो गया, है ना। करेंसी जो है वो हमारी डेप्रिशिएट हो गई या उनकी एप्रिशिएट हुई, तो नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये पर्पस होता है फिक्स एक्सचेंज रेट का। सेकंड, अब इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए गवर्नमेंट करती क्या है, कैसे स्टेबिलिटी आती है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बाय फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट वीकर। जब एक्सचेंज रेट जो होता है कम होता है, जब उनकी वैल्यू कम होती है, तो उस टाइम खूब सारा रिजर्व रख लेती है अपने पास, और जब रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में वो सेल कर देती है वो वाले एक्सचेंज रेट को। इससे क्या है, एक बैलेंस बना रहता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं और रेट फिक्स हो जाता है एक्सचेंज रेट जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन दिस सिस्टम कंट्री फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अब फिक्स्ड रेट में होता क्या है, अब इसमें क्या होता है, ऐसे तो अब कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की वैल्यू को बोले कि भाई मेरी कंट्री की वैल्यू ज़्यादा है करेंसी की, ठीक है, तो ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी जो करेंसी होती है हर कंट्री की, उसको एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब किसी और चीज़ के मुकाबले फिक्स करा जाता है। जैसे गोल्ड के मुकाबले कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतना गोल्ड इतने रुपीज़ का माना जाएगा, या सिल्वर, या कोई प्रेशियस मेटल हो गया, या कोई भी दूसरे कंट्री की करेंसी, तो एक मुकाबले में रखा जाता है। ठीक है, तो तब ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसमें फिर ये वाली चीज़ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम फिक्स करते हैं अपनी करेंसी की वैल्यू को, तब वो वैल्यू फिक्स होती है। तो इसमें अब दो टर्म्स आपकी आते हैं, एक आता है पेगिंग। पेगिंग क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। दूसरी करेंसी के हिसाब से हमारी वैल्यू को जो हम सेट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड पेगिंग। जैसे हमारा $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। एक होता है पैरिटी वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड in terms of
अदर करेंसी और गोल्ड के मुकाबले या किसी और देश की करेंसी के मुकाबले अगर आप अपनी करेंसी को फिक्स कर देते हो कि भाई इतने हमारी तो वैल्यू इतनी डॉलर के बराबर है या इतने गोल्ड के बराबर हमारी इसकी वैल्यू है, तो वो आपने पैरिटी वैल्यू हो गई है। क्लियर, ये 2 टर्म्स आप इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब फिक्स एक्सचेंज रेट में भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, एक होता है ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड। ठीक है, 2 होते हैं। अब इसमें भी क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड जो होता है, क्योंकि हमने बोला था कि हमारी करेंसी को हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स करते हैं इसके अंदर। तो गोल्ड स्टैंडर्ड है तो नेचुरल है गोल्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को सेट कर दिया करेंसी की, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसीज मेंटेन बाय फिक्सिंग देयर प्राइस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और अगर हमने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के हिसाब से मान लीजिए हम फिक्स कर देते हैं, तो वो हमारी ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड माना जाएगा। क्लियर, तो ये 2 तरह से फिक्स एक्सचेंज रेट वर्क करता है, पर आजकल ये नहीं वर्क कर रहा, हम फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट को नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बहुत इजीली अपने हिसाब से सेट हो रही है उसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं, या फ्लोटिंग भी बोल दिया जाता है। जैसे ना अपने आप आपने कोई फ्लोट कर रही है कोई चीज़ फ्रीली, तो उसे फ्लोटिंग या फ्री एक्सचेंज रेट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब अलग अलग करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी वहाँ से सप्लाई हो रही है, उसके हिसाब से जो रेट फिक्स होता है वो अपने आप होता है इसमें, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। क्लियर, the value of currency is allowed to fluctuate freely according to change in demand and supply of foreign exchange. I hope it's very clear and very simple. Next आपका आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आप फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान लीजिए। इसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस तो वर्क करेंगी इसमें कि बट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट तो फिक्स होगा, बट सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट बाय इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेकिन जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो फिक्स हो रहा होता है उस मार्केट में सेंट्रल बैंक जो है वो भी इंटरफेयर करता है, अगर उसको लगता है कि जितना उसने मार्जिन सेट कर रखा है कि भाई इस रेट से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए रेट, अगर वो उसको ज़्यादा मार्जिन से ऊपर नीचे लगता है तो वो इंटरवीन करता है, उसको फिर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहले फ्लेक्सिबल के हिसाब से चलेगा, पर अगर वो ज़्यादा मार्जिन से ऊपर नीचे हुआ रेट, जितना वो चाहते हैं कि इस रेट तक होना चाहिए उससे ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, तो फिर सेंट्रल बैंक बीच में आएगा और वो इंटरवीन करके उसको रेट को एक फिक्स करने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। ठीक है, तो इसलिए ये इट इज़ अ हाइब्रिड यानी मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल दोनों रेट्स का। सेंट्रल बैंक इंटरवेंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट फ्लक्चुएशंस इन रेट्स। क्लियर, एम क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू द डिज़ायर टारगेट वैल्यू। जो एक टारगेट रखा होता है कि भाई इस रेट तक हमारा होना चाहिए, जैसे $1 जो है वो 70 के आसपास होना चाहिए, मान लो वो बहुत ज़्यादा 55 हो गया या बहुत ज़्यादा 90 हो गया, तो उसको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे वैल्यू, उसको एक क्लोज उस टारगेट के लाने के लिए सेंट्रल बैंक को आना पड़ता है। ठीक है ना, फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब वो किस तरह उस टारगेट पे आएगा, तो इनका एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है जिसके लिए उसको बहुत सारा रिजर्व रखना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज का, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो निकालना या बाय करना फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रल बैंक करता है, और उस करेंसी के रेट को उधर तक उस टारगेट वैल्यू तक मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे फिक्स जो होता है क्लीन था पहला वाला कि मतलब फिक्स्ड कर दिया है, इसको हम डर्टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये आपका अपने आप फ्रीली फ्लोट नहीं कर रहा है एक्सचेंज रेट, इसमें आप मैनेज कर रहे हैं उसको, है ना, तो डर्टी फ्लोटिंग रेट इसका नाम है। आई होप आपको सारे रेट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कहीं पे डाउट है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट मी, और मैं ट्राई करूँगी उस आपके डाउट को क्लियर करने का। थैंक यू सो मच।